तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लैक क्लोवर की मांगा। पर उससे पहले ऐसा करते हैं, पिछला जो सा सिलेबस है उसे एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ही था कि डार्क ट्रायड ने क्लोवर किंगडम और हर्ट किंगडम पर हमला कर दिया था और जेनॉन ने कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को अगवा कर लिया था ताकि वो डेविल्स की इस दुनिया में आने का रास्ता खोल सके। और हमने देखा कि क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स, एल्व्स और हर्ट किंगडम के स्पिरिट गार्डियंस डेविल्स को रोकने की तैयारी करने लग गए थे। और यहाँ आस्था ने भी अपने डेविल के साथ दोस्ती कर ली थी ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। और अब आगे वाइस कैप्टन नेच डेविल यूनियन मोड कैनिस को एक्टिवेट कर देते हैं। आस्था, अगर तुम्हें ताकतवर होना है तो तुम्हें अपने डेविल के साथ जुड़ना ही होगा और उसके एंटी मैजिक पावर को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। और तभी वो आस्था और लीवे को पकड़ लेते हैं, पर आस्था अपनी ब्लैक फॉर्म को यूज करके उनकी कैद से आजाद हो जाता है। और हम देखते हैं आस्था को पावर देने की वजह से लीवे का साइज छोटा हो जाता है। डेविल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में इनिशिएटिव उसका होता है जो ऑर्डर दे रहा हो। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो वो ह्यूमंस का होता है। इसी वजह से मैं यूनियन को बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ। पर जो फॉर्म तुम अभी यूज कर रहे हो वो यूनियन नहीं है। तुम्हारे अंदर डेविल की पावर का बस थोड़ा सा हिस्सा ही अवेलेबल है। लीवे, तुमने भी तो यही सब कुछ कहा था ना, तो जल्दी से बताओ आखिरकार मैं तुम्हारी रियल पावर को यूज कैसे कर सकता हूँ? मुझे क्या पता, मेरा प्लान तो तुम्हारी बॉडी को हड़प कर लड़ने का था और ऊपर से मैं तो आज से पहले बाहर भी नहीं आया। इसी वजह से तुम जैसे नुबड़े ने मुझे हरा दिया। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पर तुम्हें फिर भी कुछ नहीं पता। आखिरकार मुझे क्यों पता होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया तुम्हारा था ना, तो तुम सोचो। पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। तो मेरे हिसाब से अब तुम मुझसे लड़के इसका जवाब ढूंढना। तो चलो आओ, अब मैं तुम्हें अपनी डेविल्स की पावर दिखाता हूँ और मेरा शैडो मैजिक इन सभी डेविल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। और तो वाइस कैप्टन नेच डेविल गिमोडेलो की मदद से वहाँ पर बहुत सारे डेविल्स की शैडोज को बुला लेते हैं और वो सारे लोग मिलकर आस्था पर हमला कर देते हैं और आस्था उनसे बचने की कोशिश करने लगता है। इन सभी की तो बिल्कुल वाइस कैप्टन नेच जैसी है और वो इनके साथ इस तरह घुल गए हैं कि मैं तो अब बता भी नहीं सकता कि वो आखिरकार है कहाँ। तो उन्होंने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसका मतलब उन्होंने 4 बार मौत को फेस किया है। मुझे फील हो रहा है कि इस बार मेरे और लीवे का कनेक्शन पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो शायद इस बार मैं उसकी और भी ज्यादा पावर को यूज कर पाऊंगा। आस्था, जब तक तुम मुझे हरा नहीं देते तब तक ये शैडोज नहीं जाने वाली। तुमने डेविल के साथ क्विल टर्म्स पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसका मतलब वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे लिए उसकी 100% पावर को यूज करना आसान नहीं होने वाला। ये रास्ता तुमने चुना है, तो चलो फिर अब उसी पावर से मुझे हरा के दिखाओ। तब हम देखते हैं आस्था कैप्टन यामी की स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन शैडोज पर ब्लैक स्लैश से हमला कर देता है। तो चलो फिर डीमन स्लैशर कटाना कैप्टन यामी को साथ मिलकर वापस लाते हैं। आज और अभी यहाँ हम अपनी लिमिट्स को सरपास करेंगे। ये लाइन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब यहाँ हम देखते हैं यूनो लड़ाई के लिए अपने मैजिक के जरिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। आखिरकार तुम छुपकर क्या देख रहे हो? बाहर आ जाओ पुराने वाइस कैप्टन लैंग्रेस। आखिरकार मुझे पुराना कहने की क्या जरूरत थी, तुम अभी भी बहुत घटिया हो। पर तुम्हारे जितना नहीं। हाँ, वो स्पिरिट कहाँ गई जो हमेशा चिल्लाती रहती थी? इस टाइम मेरे ग्रिमोर के अंदर है। मैंने जेनॉन को हराने का एक रास्ता सोचा है, पर मैं अभी तक ये कंफर्म नहीं हूँ कि वो कितना इफेक्टिव होगा। तो बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगा कि तुम्हें एक अपोनेंट की जरूरत है और वो भी ऐसा जिसके पास स्पेशल मैजिक हो। तो चलो फिर अब जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद ही कर देता हूँ। वैसे तो मैं सब कुछ अकेले करना चाहता हूँ, पर ये प्रॉब्लम पूरे गोल्डन डॉन की है और तुम भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। तो चलो फिर मेरी मदद करो। तुम अभी भी पहले की तरह काफी ढीठ हो, पर ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम कुछ बातों पर एग्री करने तो लगे हो। तब यहाँ हम देखते हैं वाइस कैप्टन नेच ने आस्था और लीवे को बहुत बुरी तरह धोया होता है। वाइस कैप्टन नेच तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, पर मैं ये सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं इनसे जीतूं कैसे। और ऊपर से ये तो अभी मेरे साथ सीरियसली लड़ भी नहीं रहे हैं। तो ये है एक डेविल यूनियन की पावर। आखिरकार मैं और लीवे ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और ऊपर से जब भी मैं ब्लैक फॉर्म में होता हूँ तब जब मुझे चोट लगती है तब उसे भी चोट लगती है। तब वाइस कैप्टन नेच आस्था और लीवे को स्पेड किंगडम से लाई हुई कुकीज देते हैं, जिससे उनके जख्म भर जाते हैं और उनकी ताकत भी वापस आ जाती है। तभी आस्था
आस्था को एक आइडिया आता है और वो लीवे को अपने पास बुलाता है। जब भी ये ऐसे एक्ट करता है तब 10% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका आइडिया जीनियस होगा, पर 90% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें इसका आइडिया बिल्कुल ही कचरा होता है और इसका ये आइडिया भी बेकार है। आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? इस टाइम तुम्हारी ये 90% साइड को दिखाने का टाइम नहीं है। आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? और वैसे भी अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो हमारा दिल और जिस्म एक हो जाएगा। बेवकूफ, अगर ऐसा कुछ काम करता तो हमें इतने टाइम से इतनी प्रॉब्लम ना हो रही होती। आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें चुपचाप ऊपर बैठने का मौका मिल रहा है ना, तो चुपचाप बैठ जाओ। तब कैप्टन नेच को ये सब कुछ देखकर अपना भाई याद आ जाता है। तो चलो, बाकी डेविल से मिलने का वक्त हो चुका है। अभी भी तुम डेविल यूनियन को परफॉर्म नहीं कर पाए हो और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो फिर तुम यही मरोगे। तब वाइस कैप्टन नेच अपने माना जोन को एक्टिवेट कर देते हैं। तब हम देखते हैं आस्था के ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। मैं तो इनकी की को सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं इनके अटैक से बचूंगा कैसे? तुम्हारे अंदर पोटेंशियल तो है, पर फिर भी देखो कितनी शर्मनाक बात है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे। इस टाइम मौत मेरे सिर पर मंडरा रही है, पर फिर भी मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तो असली खौफ ऐसा होता है। हम इस टाइम कुछ नहीं कर पा रहे हैं आस्था और मुझे और पावर्स चाहिए। तो आखिरकार क्यों हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे? अगर मुझे कैप्टन यामी को बचाना है, अगर मुझे रिकिटा का बदला लेना है तो मैं यहाँ नहीं मर सकता और न ही मैं इसे यहाँ पर मरने दे सकता हूँ। और तब वाइस कैप्टन नेच को बहुत अजीब सा फील होने लगता है। तब हमें यहाँ स्पेड किंगडम दिखाया जाता है। मॉरिस, क्या मेरा भाई ठीक हो जाएगा? चिंता मत करो, मैं डायमंड किंगडम में सॉर्सरी स्टडीज का इंचार्ज था, तो मैं इसे ठीक कर दूंगा और ये तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और भूला मत, द रिचुअल ऑफ द एडवेंट के लिए जो मैजिक इकट्ठा हुआ था उसे उसी कैंडोले ने किया था जिसे मैंने बनाया था, तो इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। उस गद्दार मार्स ने तो मुझे डायमंड किंगडम से बाहर निकलवा दिया और उसके बाद मैं तुम लोगों से मिला और तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं उस लड़के के साथ दोबारा से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, बाकी प्रेपरेशंस कैसे चल रही हैं? चिंता मत करो, सब कुछ सही चल रहा है। मैंने सही कहा ना लोटस? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम की मैजिक की मदद से वो दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ आस्था अभी भी लीवे के साथ यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। अभी अभी उसने मुझे जानबूझ के हिट नहीं किया और ऊपर से इसके बिना टच किए ही मेरे बाजू के ऊपर का यूनियन हट गया। इसने तो मेरे मैजिक और मेरे माना जोन को भी इरेज कर दिया। मुझे पता था कि अगर ये एंटी मैजिक की पूरी पावर को यूज करेगा तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। आस्था, मैं हार गया। आखिरकार हमने कर दिखाया। चलो फिर जल्दी से उन्हें बचाने चलते हैं। नहीं, पर क्यों नहीं? मैंने और लीवे ने तो डेविल यूनियन यूज कर लिया है ना। पर तुमने डेविल यूनियन बस थोड़े टाइम के लिए ही यूज किया है, अभी इसे मास्टर करना बाकी है। तुम्हें भी इस बात का एहसास होगा ही कि अगर तुम दुश्मन की टेरिटरी में ऐसे जाओगे तो मारे जाओगे। शैडो मैजिक को यूज करके मैंने हमेशा ब्लैक बुल्स पर नजर रखी है। तुम बिना मैजिक के पैदा हुए थे, तुम्हें ये ग्रीमोर भी गलती से मिली थी और ऊपर से तुमने तकदीर के साथ भी खिलवाड़ किया है, पर तुम हमेशा सही थे। मैंने तुमसे कहा था कि जो लोग सही होते हैं जरूरी नहीं होता कि उन्हें प्राइस मिले, पर मैं चाहता हूँ कि उन्हें प्राइस मिले। तो अब मैं गिमोडले को यहीं छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हारे वहाँ तक आने तक हम उन लोगों को रोक कर रखेंगे। तो इसलिए जल्दी से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करो और हमें ज्वाइन करो। यस सर, आप चिंता मत कीजिए सर, मैं वहाँ जरूर पहुँच जाऊँगा। रुको जरा, आखिरकार ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों छोड़कर जा रहे हैं? अगर इन्होंने मुझे उस हमले से टच किया तो मैं तो मारा जाऊंगा। तब यहाँ हम देखते हैं सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वाइस कैप्टन नेच कहते हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर आ ही गए। आखिरकार रास्ता कहाँ पर है? चिंता मत कीजिए, अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे अगर वो ना भी आए तब भी चलेगा। रास्ता नहीं आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तुम सभी की बातों से तो लग रहा है कि मुझे कुछ टाइम में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलने वाली हैं और हम मेरे बनाए हुए मैजिक आइटम को भी टेस्ट कर पाएंगे, जो कि मैंने आस्था की फिजिकल एबिलिटीज को स्टडी करके बनाया है। ये जोन सी मैजिक कैमोफ्लेज रोब्स हमने पहनी है, मैंने सुना है ये इसने बनाया है। क्या ये सच में काम आने भी वाली है? सैली चाहे थोड़ी अजीब दिखती हो, पर उसकी रिसर्च सच में बहुत कमाल की है, तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए। आखिरकार मैं इस खतरनाक मिशन पर क्या कर रहा हूँ और ऊपर से मुझे इन पागल डेंजरस लोगों के साथ जाना पड़ रहा है। वो किंग सच में बहुत ज्यादा घटिया है
उसने तो मुझे बस अपनी पावर को शो करने के लिए भेजा है। मैं तो पिछले 6 महीनों से मजे कर रहा था, पर मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मुझे ऐसे खतरनाक मिशन पर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि तुम जैसा लूजर यहाँ पर कर क्या रहा है, पर अगर तुम ये कर रहे हो तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। हमें पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा स्किल्स नहीं है, तो इसलिए कम से कम जो लोग सही है उनके लिए अपनी जान ही दे देना। क्या आस्था टाइम पर आ पाएगा? आप चिंता मत कीजिए, वो पक्का आ जाएगा। उसके आने से पहले ही मैं सब कुछ खत्म कर चुका हूँगा। नहीं, मैं सब कुछ खत्म करूंगा। ये लड़ाई तुम लोग नहीं बल्कि हम सब लोग मिलकर खत्म करेंगे। तब हमें यहाँ स्पेड किंगडम का सीन दिखाया जाता है। तो आखिरकार वो लोग सामने आ ही गए। देखो रेजिस्टेंस के लोग कैसे अब हमारे सामने खड़े हैं। ध्यान से सुनो डार्क ट्रायड, 17 साल पहले तुमने हमारे किंग और साथियों को मार डाला था और उसके बाद तुमने यहाँ के सिटीजन्स को सिर्फ इस्तेमाल ही किया है, तो इसलिए हम तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम तुम्हें हरा नहीं सकते, पर हम लोग कभी भी तुम्हें अपना रूलर नहीं मानेंगे। तो यहाँ देखते हैं क्लोवर किंगडम की टीम स्पेड किंगडम के पैलेस में पहुँच चुकी होती है और कैप्टन नैश सबको प्लान फॉलो करने के लिए कहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप स्पेड किंगडम में अंडर कवर थे और जब से आपने कंट्री छोड़ी है तब से आप रेजिस्टेंस के साथ कांटेक्ट में हैं। तुमने सही कहा। वैसे तो मैं रेजिस्टेंस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, पर जब मैंने देखा कि तुमने क्या किया है तो मुझे लगा कि रेजिस्टेंस के साथ कोऑपरेट करना ही सही रहेगा। मिस्टर नैच और लॉर्ड यूनो, हमें आप पर पूरा भरोसा है और इसलिए हम अपनी जान देकर भी आपके लिए डाइवर्जन क्रिएट करेंगे। और तभी हम देखते हैं उनके आसपास की जमीन अचानक से हिलने लग जाती है और वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। रुको जरा, ये तो वही लेजेंडरी एशियन डीमन है ना, जिसे क्लोवर किंगडम के फर्स्ट विजिट किंग ने हराया था। जब लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज का सामना करते हैं तब उनके इमोशंस और नफरत मीनिंगलेस हो जाते हैं। मुझे लगा ही था कि अगर चूहे कैसल के अंदर घुसे हैं तो रेजिस्टेंस कुछ न कुछ जरूर करेगा, पर किसने सोचा था कि ये ऐसे सामने से विरोध करने लग जाएंगे। वैसे हम पहले ही इस जीवन को लोगों के ऊपर छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। तुम लोग स्पेड किंगडम के सिटीजन्स नहीं हो, क्योंकि वो टाइटल हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। तो चलो अब रिचुअल ऑफ द एडवेंट ऑफ क्यूलेथफ शुरू करते हैं। क्या बाहर के लोग ठीक होंगे? ये आवाजें कुछ सही नहीं लग रही हैं। चिंता मत कीजिए, वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और तभी हम देखते हैं कैप्टन मेरियोलोना आकर उस जीवन को एक जोरदार पंच मारती हैं। रेजिस्टेंस मेंबर्स, मैं तुम लोगों की हिम्मत से बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ, तो इसलिए मैं मेरियोलोना वर्मिलियन तुम्हारा साथ दूंगी। तो गाइज इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब गाइज अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी से जल्दी लाएं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। बाकी नेक्स्ट चैप्टर का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले चैप्टर को देख सकते। तो गाइज अब तक हमने देखा आस्था डेविल यूनियन को यूज करने में कामयाब हो जाता है, पर वाइस कैप्टन नैच उसे और ज्यादा ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं ताकि वो लोग एंटी मैजिक से कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम को बचा सके। तब यहाँ सभी लोग डार्क ट्रायड पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रेजिस्टेंस की मदद से चुपके से स्पेड किंगडम के कैसल में घुस जाते हैं। तब जेनॉन एंशिएंट डीमन को रेजिस्टेंस के ऊपर छोड़ देता है, जिससे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पर कैप्टन मेरियोलोना आकर उन सभी को बचा लेती है। और अब आगे तब यहाँ हमें मैजिक नाइट स्क्वाड का प्लान बताया जाता है। द रिचुअल ऑफ द एडवेंट एक लार्ज मैजिकल सर्कल है जिसे पावर 4 फंक्शन से मिलती है, जिसमें से एक फंक्शन सेंटर में है जहाँ पर यामी और विलियम को रखा जाएगा ताकि दूसरी दुनिया के गेट को खोला जा सके, और बाकी के तीनों डार्क ट्रायड आसपास खड़े होंगे ताकि वो रिचुअल को एक्टिवेट कर सके। हमें उन तीनों डार्क ट्रायड के मेंबर्स को हराना होगा ताकि रिचुअल रुक जाए और दूसरी दुनिया का गेट ना खुले, पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज काम करेगी, तो इसलिए हमें एंटी मैजिक की पावर चाहिए ताकि हम उस रिचुअल को पूरी तरह से तबाह कर सकें। वैसे तो हम उसे अपनी ताकत से भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर अगर उसमें यामी और विलियम को कुछ हो गया तब तुम लोग मुझे इस चीज के लिए कभी माफ नहीं करोगे। डार्क ट्रायड मैजिक सर्कल के पैरामीटर में 3 डिफरेंट जगह पर होंगे, तो इसलिए हम लोग 3 ग्रुप्स में बढ़ जाएंगे और एक साथ उन पर हमला करके उन्हें हरा देंगे। वैसे तो बाहर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, पर फिर भी यहाँ अंदर हमें
रोकने के लिए कुछ मेंबर्स होंगे, तो इसलिए कुछ लोगों को उनके साथ लड़ने के लिए छोड़ देना और खुद जल्द से जल्द डार्क ट्राइड पर हमला कर देना। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन मेरेलोना के हमले के बावजूद भी वो डीमन अभी भी ठीक होता है। ये भी काम नहीं किया। हमें नहीं लगता कि हम इस तरह इस चीज को हरा पाएंगे। पिछली बार मुझे एहसास हो गया था कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पर मेरा मैजिक काम नहीं कर सकता, और फिर मुझे वो मिला और उसे कहा कि वो मेरे लिए ऐसा अपोनेंट ढूंढ कर लाएगा जो मेरी ताकतों को और बढ़ा देगा, और वो सही था। इस डीमन के साथ लड़ने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन सकती हूँ। अब मैं सब कुछ जला दूंगी। और तब कैप्टन मेरेलोना अपनी आग को और ज्यादा बढ़ा लेती है। आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी बॉडी खुद एक मैजिक बन गई हो। तब कैप्टन मेरेलोना उस डीमन की तरफ बढ़ने लगती है और उसके हमलों से बचते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारती है। तब कैप्टन मेरेलोना अपने माना जोन को पूरी तरह से रिलीज कर देती है। चलो फिर डीमन, हमेशा के लिए वापिस अपनी नींद में चले जाओ। तब यहाँ हम देखते हैं यूनो और लैंग्रिस जेनॉन के पास पहुँच जाते हैं। आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो? ये सब कुछ कैप्टन विलियम की स्पेल की वजह से है, तो इसलिए हम उन्हें तुम्हें हराकर वापस लेने आए हैं। और जेनॉन पर हमला कर देता है, पर जेनॉन उसके हमले को रोक देता है। मुझे जेनॉन की एबिलिटीज के बारे में पता है। ये अपने बोन मैजिक को यूज करके बहुत ताकतवर डिफेंस बना लेता है, जिस वजह से फिजिकल अटैक्स इस तक पहुंच नहीं पाते हैं। और इसकी बोन्स बहुत ज्यादा हार्ड हैं और बहुत जल्दी रीजनरेट कर जाती हैं। तुम लोग बेवकूफ हो। अगर तुम लोग चुपचाप घर रहते तो थोड़ी देर के लिए बचे रहते। इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं दूर था तो तुमने इन्हें बहुत तंग किया, और मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि ये सुनकर शांति से बैठा रहे कि तुम जैसा पर्सन पागल हो गया है। और तब वो स्पेशल मैजिक से जेनॉन पर हमला कर देता है, पर जेनॉन उसके मैजिक को रोक लेता है। ये तो एक स्पेशल मैजिक यूजर है और ये इस मैजिक को यूज करके इस स्पेस के अंदर मैजिक को कंट्रोल कर रहा है, और ऊपर से ये अपने अपोनेंट के मैजिक और स्पेल्स को ब्लॉक भी कर रहा है। अगर मैं एग्जिस्ट ना करता तो तुम पक्का एक अल्टीमेट स्पेशल मैजिक यूजर होते। बहुत टाइम हो गया किसी ऐसे से मिले हुए जो कि मुझे इस तरह नीचा दिखा रहा है। और फिर से जेनॉन पर हमला कर देता है। मुझे समझ में आ गया है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि तुम्हारा स्पेशल मैजिक मेरे स्पेशल मैजिक को कैंसिल कर सकता है, पर ये तुम्हारी गलतफहमी है। और तब हम देखते हैं वो वहाँ पर चारों तरफ अपने स्पेशल मैजिक से एक डोमेन बना लेता है। जब एक जादूगर इस स्पेस के अंदर होता है तो वो अच्छे से अपने मैजिक को यूज नहीं कर सकता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी बड़ी स्पेल को बिना मूव किए ही यूज कर लिया है। मुझे तो तुम पर दया आ रही है कि तुम किसी ऐसे का साथ दे रहे हो जो कि मुझसे पहले ही हार चुका है। तुम बिल्कुल अपने कैप्टन की तरह हो जो कि बेवकूफी भरे डिसीजन लेता है। तुम्हारे पास बेकार सा गर्व और ड्रीम है, और इसी वजह से अब तुम लोग बिना मेरे कदम उठाए ही मारे जाओगे। और उन पर हमला कर देता है, पर तभी यूनो बेल को बुला लेता है। तो तुम यहाँ हो लूजर, तुमने जो हमारे साथ किया है तुम अब उससे बच नहीं सकते। यूनो और मैं मिलकर तुम्हें हरा देंगे। तब हम देखते हैं यूनो अपनी न्यू स्पिरिट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आखिरकार ये किस तरह का दबाव महसूस कर पा रहा हूँ मैं, पर इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक ये मेरी स्पेस के अंदर है तब तक इनकी सारी मैजिकल पावर्स यूजलेस हैं। और यूनो पर हमला कर देता है। मैं वो पर्सन हूँ जो आगे जाकर विज़र्ड किंग बनेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। और हम देखते हैं वो जेनॉन की बोन्स को तोड़ देता है। आखिरकार ये कैसे हो गया? इस स्पेस में तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या इसकी पावर मुझसे ज्यादा हो चुकी है? नहीं, ये इसलिए है क्योंकि आसपास का मैजिक इसका साथ देता है। तब यूनो जेनॉन पर हमला करके कहता है, तुम तो कह रहे थे कि बिना कदम उठाए तुम हम सभी को मार डालोगे, तो अब क्या हो गया? देखो, ज्यादा बकवास करने वालों का यही हाल होता है। तुम सच में एक बहुत बड़े लूजर हो। मरो जेनॉन, ये सोचते सोचते कि आखिरकार तुमने गोल्डन डॉन से पंगा क्यों लिया। आखिरकार ये काम कर रहा है। हम इस बंदे को हराकर इस रिचुअल को रोक सकते हैं और कैप्टन विलियम को भी बचा सकते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन शार्लेट और कैप्टन रिल वेनिसा के सामने पहुँच चुके होते हैं। मैंने सुना तो था कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं, पर अफसोस की बात है कि तुम में से कोई भी नोएल नहीं है। चलो मुझे दिखाओ कि आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आने भी वाला है या नहीं। अगर तुम लोग मेरे इन 8 शाइनिंग जर्नल्स को हरा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ने के बारे में सोच सकती हूँ, पर हाँ, मोरिस की मॉडिफिकेशन और मेरी कर्स पावर की वजह से ये लोग पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तब कैप्टन शार्लेट अपने रोज मैजिक से उन पर हमला कर देती है और वो लोग उसके हमले को जला देते हैं। तब कैप्टन
ड्रिल अपने पिक्चर मैजिक को यूज करने लगते हैं और उस पूरी आग को बुझा देते हैं। ये पिक्चर मैजिक तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर क्या तुम इतना ही कर सकते हो? और इस लड़की का मैजिक तो बहुत बेकार है। लगता है तुम लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी का इशू है, जिस वजह से ये तुम्हें रोक रही है। काश मैं उस डार्क मैजिक और एंटी मैजिक वाले बंदे के साथ लड़ पाती जिन्होंने डांटे को हराया है, और उसके बाद मैं उन्हें अपने खिलौनों में बदल देती। पर अब बहुत जल्दी अंडरवर्ल्ड का गेट खुलने वाला है, तो वो डार्क मैजिक वाला बंदा तो मारा ही जाएगा। वैसे तो ज़ेनोन उसे पकड़ कर ले आया था, तो इसका मतलब वो इतना कुछ खास भी नहीं था। पिछले आधे साल से मैं अपने कैप्टन्स की ड्यूटी के साथ साथ हर्ट किंगडम के रून एरिस को भी पढ़ रही थी। मुझे बहुत पावरफुल कर्स मिला था, पर मैंने उस पर कब्जा कर लिया था, या फिर मैं कहूँ कि मुझे लगा कि मैंने उस पर कब्जा कर लिया था, पर मैं गलत थी। वो कर्स एक हथकड़ी की तरह था जो कि मेरे मैजिक को रोके हुए था। पर अब रून एरिस को मास्टर करके मैंने उस कर्स को अच्छी तरह यूज करना सीख लिया है। डॉर्थी ने मुझे बताया था कि इस दुनिया में कर्स मैजिक मैगीक्यूला की वजह से आया है, और मैगीक्यूला ही फादर ऑफ ऑल कर्सेस है। तो इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से ही मैं और ज्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ। तब हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट अपने माना मेथड को यूज करके अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ा लेती है और अपने रोजेस की पावर से अपने दुश्मनों को पकड़ लेती है। जितना ज्यादा दुश्मनों का कर्स ताकतवर होगा, उतना ज्यादा मेरे गुलाब के फूल उनके अंदर से उनके कर्स को एब्जॉर्ब करते रहेंगे और बहुत ब्यूटीफुली ब्लूम करेंगे। मेरे साथियों के ऊपर लगा हुआ कर्स तो वीक हो रहा है। इसने अपने ऊपर लगे हुए कर्स को मॉडिफाई कर दिया है और उसे एक एंटी कर्स स्पेल में कन्वर्ट कर दिया है। किसने सोचा था कि आखिरकार एक ह्यूमन ऐसा भी कर सकता है? ये तो सच में बहुत कमाल की बात है। आज तक मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है, उन सभी ने मेरे मैजिक को नरिश करने में मेरी मदद की है। तो ये है मेरी करंट ब्लू रोज और ये है मेरी राइटफुल रेड रोज। और तो हम देखते हैं कैप्टन शार्लेट अपने रेड रोजी से अपने दुश्मनों को हरा देती है। इस टाइम मैं अपने दोनों रेड और ब्लू रोजेस को इकट्ठा यूज कर सकती हूँ। यामी, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी और दिखा दूंगी कि मैं कितनी ताकतवर बन गई हूँ। रुको जरा, तो क्या इसका मतलब कैप्टन शार्लेट बिना अपने ट्रू मैजिक पावर के ही कैप्टन बन गई थी? आखिरकार मुझे मेरा बेस्ट अपोनेंट मिल ही गया। पर अफसोस की बात तो ये है कि मैं तुमसे नहीं लड़ने वाली हूँ। आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैं अभी तुम्हारे इन सभी फूलों को उड़ा देती हूँ। स्ट्रेंथ इन चीजों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर टारगेट होगा, उतनी ज्यादा टाइटली ये उन्हें बांध कर रखेंगी। ये गलत बात है। तुम मेरी स्ट्रेंथ को मेरे अगेंस्ट यूज कर रही हो। चलो ना, थोड़ा मजा करते हैं। ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम खुद इतनी केयरलेस और एरोगेंट हो कि तुम खुद इस जाल में फंस गई हो। अब ऐसा तो मत करो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों की लड़ाई सच में बहुत कमाल की होगी। अपनी बकवास बंद करो और अब बिना अपनी विश को पूरा किए ही मर जाओ, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन जैक और वाइस कैप्टन नैच डांटे के पास पहुँच जाते हैं और कैप्टन जैक डांटे पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं डांटे बहुत जल्दी रीजनरेट कर रहा होता है और कहता है, मॉरिस के एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी बॉडी की रीजनरेशन पावर्स और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब तो एंटी मैजिक के अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है जो मुझे रोक सके। मुझे लगा ही था कि अगर हमें जीतना है तो हमें जैक का मैजिक यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मैजिक उस चीज को भी काट सकता है जिससे कोई चीज काट भी नहीं सकती। रुक जाओ डेविल, अभी तो पार्टी बस शुरू ही हुई है, पर अब इस टाइम सब कुछ खत्म हो चुका है। और अपने ग्रेविटी मैजिक से कैप्टन जैक और वाइस कैप्टन नैच पर दबाव डालने लगता है। तब वाइस कैप्टन नैच सोचते हैं, क्या जैक इस ग्रेविटी स्पेल के प्रेशर के दौरान अपने मैजिक को यूज कर भी पाएगा या नहीं? तब हम देखते हैं वाइस कैप्टन नैच डेविल यूनियन को एक्टिवेट कर देते हैं और अपने दूसरे डेविल की कैरेक्टरिस्टिक टफनेस को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से वो ग्रेविटी स्पेल के प्रेशर में भी खड़े हो पाते हैं। तो इसका मतलब उस एंटी मैजिक लड़के के अलावा एक और डेविल होस्ट है। क्या हुआ जैक, तुम तो बहुत ज्यादा उछल रहे थे। क्या सिर्फ तुम्हारी हाइट और एटीट्यूड ही बड़ा है? तुम्हारी बातें सच में बहुत सस्ती हैं। चलो अब अपनी स्किल्स दिखाओ, देखे तो सही वो किसी काम की भी है या नहीं। तब डांटे वाइस कैप्टन नैच पर हमला कर देता है और कहता है, मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। तब वाइस कैप्टन नैच उसके हमले को रोककर उसे एक लात मारते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं इस कैप्टन से बात कर लूं? सच में तुम तो बहुत मजेदार हो। चलो अब मुझे और गुस्सा दिखाओ और गेट के खुलने तक मुझे एंटरटेन करो। मैं इसके साथ लड़
तो सकता हूँ, पर मैं इसे ज्यादा गहरे घाव नहीं दे सकता, जिस वजह से मैं इसे नहीं मार सकता। मुझे किसी भी कीमत पर जैक से इस पर हमला करवाना ही होगा। ओए छिपकली, ये तुम्हें कैप्टन कह रहा था ना, पर तुम तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तो यहाँ से दफा हो जाओ। और उन पर हमला कर देता है। तब कैप्टन जैक सोचते हैं, मेरे डैड एक मामूली से हंटर थे जो कि बर्ड्स और छोटी छोटी चीजों को मारकर जीते थे। वो हमेशा कहते थे कि तुम कभी भी किसी ऐसी चीज के साथ पंगा मत लेना जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर हो। और जब उन्हें पता चला कि मैं अपने मैजिक से ब्लेड्स बना सकता हूँ, तब वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस मैजिक की मदद से एक हंटर बन सकता हूँ। तब से मैंने अपने फादर की तरह ही अपने से कमजोर क्रिएचर्स को मारा और हमेशा यही सोचा कि मैं हमेशा ऐसी ही जिंदगी जीऊंगा। पर जब मैं 13 साल का हुआ तब मेरे फादर मर गए और लोगों ने सोचा कि वो माउंटेन के लॉर्ड के साथ टकरा गए थे, क्योंकि उनकी पीठ पर बहुत गहरे नाखूनों के निशान थे। और तब मैं उस भालू से लड़ने चला गया। तब मैंने अपनी ताकत से उस भालू को काट दिया और ये डिसाइड किया कि मैं मैजिक नाइट्स को ज्वाइन करूंगा। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन नैच डांटे के मुक्के को रोक लेते हैं। जैक इस टाइम अपनी बॉडी पर ब्लेड्स को मैनिपुलेट कर रहा है और उन्हें शार्प कर रहा है। तुम्हें तो बचाने की जरूरत पड़ रही है, ये तो सच में बहुत बेकार बात है। यामी भी तो एक कैप्टन है, पर कम से कम वो मुझे एंटरटेन तो कर पाया। मैं बस उन लोगों को हराना चाहता हूँ जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें रिबन्स की तरह काट देना चाहता हूँ। तब हम देखते हैं कैप्टन जैक डांटे के ग्रेविटी मैजिक को काट देते हैं और उसके ऊपर अपने स्लैशेस से हमला कर देते हैं। तुम चाहे जितना मर्जी मुझ पर हमला कर लो, पर तुम जैसा कीड़ा मुझे कभी नहीं मार सकता। ताकतवर लोग वो नहीं होते जिनकी सबसे ज्यादा अच्छी रेपुटेशन होती है, बल्कि वो होते हैं जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को काट देते हैं। और तुम कीड़ों को कमजोर मत समझो। तब हम देखते हैं कैप्टन जैक के स्लैशेस की वजह से डांटे के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जैक, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। और गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ना अगली जोन सी ब्लैक क्लोवर की वीडियो है वो लंबी लेंथ की बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज से ज्यादा व्यूज हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। बाकी गाइज, नेक्स्ट चैप्टर का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट चैप्टर को देख सकते हो। तो गाइज, अब तक हमने देखा मैजिक नाइट्स मिलकर स्पेड किंगडम पर हमला कर देते हैं और कैप्टन मेरिलोना अकेले ही एंशिएंट डीमन को हरा देती है। तब यहाँ बाकी मैजिक नाइट्स भी डार्क ट्रायड पर हावी पड़ रहे होते हैं और रिचुअल को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और अब आगे तब यहाँ रेजिस्टेंस कैप्टन मेरिलोना की पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और राल्फ अपनी टीम के साथ रेजिस्टेंस से मिलने आ जाता है, जहाँ वो सबको उनके प्रिंस यूनो के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब वाइस कैप्टन नैश ने भी अपने डेविल्स के जरिए सभी मैजिक नाइट्स की लड़ाई पर भी नजर रखी हुई होती है, ताकि वो कुछ होने से पहले रिचुअल को रोक सके और अंडरवर्ल्ड के गेट को भी खुलने ना दे। तब सबकी पावर को देखकर वाइस कैप्टन नैश को ये विश्वास हो जाता है कि मैजिक नाइट्स उनकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। तब डांटे जैक के साथ लड़ाई को एंजॉय करने लगता है और जैक को भी उसे मारने में बहुत मजा आ रहा होता है। और तभी सभी मैजिक नाइट्स को कुछ फील होने लगता है और हम देखते हैं कि सभी मैजिक नाइट्स के नाक के नीचे से वो रिचुअल स्टार्ट हो चुका होता है, जिसे देखकर वाइस कैप्टन नैच भी शॉक हो जाते हैं और अपने डेविल प्लमडे के साथ डेविल यूनियन कर लेते हैं, जिस वजह से वो आसपास की चीजों पर नजर रख पा रहे होते हैं। और वो देखते हैं कि जिस जगह पर रिचुअल होता है वहाँ पर उन्हें कैप्टन यामी और कैप्टन विलियम के अलावा किसी और पावर का भी एहसास हो रहा होता है और वो पावर कोई और नहीं, मॉरिस की पावर होती है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है मॉरिस ने उस रिचुअल को तेज कर दिया है, क्योंकि जैसे कि आपको याद होगा कि वेनेसा अपने साथ हर्ट किंगडम की क्वीन को भी साथ ले आई थी, जिस पर मॉरिस ने रिसर्च की और रिचुअल की स्पीड को तेज कर दिया। और वो ये सब कुछ इसलिए कर पाया क्योंकि वो खुद एक डेविल होस्ट बन चुका था, जिसकी मदद से उसने हर्ट किंगडम की क्वीन के अंदर से उसकी सारी नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तब वाइस कैप्टन नैच ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मॉरिस की वजह से वो गेट और ज्यादा तेजी से खुल रहा है। पर मॉरिस को रोकने से पहले ही उन्हें एहसास हो जाता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी दुनिया में 2 हायर लेवल के डीमंस पहले ही आ चुके हैं, जो कि वाइस कैप्टन नैच और कैप्टन जैक पर हमला कर देते हैं। पर वाइस कैप्टन नैच उनके हमले से बच जाते हैं और यहाँ कैप्टन जैक की बुरी हालत हो चुकी होती है। तब वाइस कैप्टन नैच का भी डेविल डरने लगता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन नैच को ये एहसास हो जाता है कि उनके सामने जो 2 डेविल खड़े हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनकी ताकत डार्क ट्रायड से भी ज्यादा है। तब हमें पता चलता है
उन डेविल्स का नाम लिलिथ और नामा होता है, जो कि रिचुअल की मदद से एटमॉस्फेयर में से मैजिक को खींच रहे होते हैं। तब बाहर सभी लोगों पर डेविल्स हमला कर देते हैं और वो एंशिएंट डीमन भी उठ खड़ा होता है, जिससे कि कैप्टन मेलिलोना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लड़ने का मौका फिर से मिल जाता है। तब यहाँ हम देखते हैं यूनो जेनॉन की 70% पावर पर भी भारी पड़ रहा होता है और अंडरवर्ल्ड के गेट के खुलने की वजह से डार्क ट्राइड और डेविल्स के बीच में जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी पूरी तरह से ओपन हो जाता है, जिससे कि डार्क ट्राइड डेविल की 100% पावर पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं और अपने न्यू फॉर्म में अपग्रेड हो जाते हैं। तब सभी डार्क ट्राइड्स फिर से मैजिक नाइट्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और यूनो को एहसास हो जाता है कि जेनॉन अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तब वाइस कैप्टन नैच को भी ये एहसास हो जाता है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द मॉरिस को नहीं रोका तो चीजें बिगड़ सकती हैं। पर वो इस टाइम उन हायर लेवल डीमंस को भी अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और अब अगर उन्हें ये लड़ाई जीतनी है तो अब बस एक ही बंदा है जो उनका इसमें साथ दे सकता है और वो और कोई नहीं, हमारा हीरो आस्था है, जिसके एंटी मैजिक पावर से ही ये डेविल्स हार सकते हैं। तब डांटे यूनो को चिंता करने से मना करता है और उसे ये बताता है कि उसके पास घर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि एक एंशिएंट डीमन ने क्लोवर किंगडम पर भी अटैक कर दिया होता है। गाइस, मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार 2 एंशिएंट डीमंस यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो उसकी कहानी कुछ ऐसी है, जैसे कि हम सभी लोग तो जानते ही हैं कि डीमंस ह्यूमन की नफरत और अंडरवर्ल्ड की पावर से बनते हैं, जिस वजह से बहुत टाइम पहले स्पेड किंगडम में 2 रॉयल दोस्त रहते थे जिनके पास बहुत ज्यादा ताकतवर मैजिक था। पर एक दिन उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिस वजह से वो दोनों डीमंस में कन्वर्ट हो गई और उन्हें स्पेड किंगडम के अंदर ही कैद कर लिया गया, जिस वजह से यूनो की फैमिली को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो उन्हें हमेशा सील ही रखेंगे। पर अब जब स्पेड किंगडम का कोई राजा ही नहीं है तो वो दोनों डीमंस आजाद हो चुके हैं। तब कैप्टन मेलिलोना देखती है कि उसके सामने वाला डीमन आसपास के मैजिक को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और यहाँ क्लोवर किंगडम पर भी डीमन का खतरा मंडरा रहा होता है। तब विज़र्ड किंग भी ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पूरी पावर को रिलीज करके रहेंगे, जिसके लिए वो डमनाटियो से उसका मैजिक उधार मांगते हैं। तब यहाँ सभी लोग डीमंस की वजह से बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। पर हम देखते हैं क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट्स मिलकर उस डीमन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और लोगों को बचाकर रॉयल कैपिटल से दूर ले जा रहे होते हैं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तब वो डीमन रॉयल कैसल पर हमला करने लगता है और मिमोसा और नोएल की कजन मिलकर उस डीमन का अटैक रोकने लगते हैं, पर उनकी ताकत भी किसी काम नहीं आती। तब डमनाटियो खुद उस डीमन के हमले को रोकने आ जाता है, पर उसे एहसास हो जाता है कि वो उसके अटैक को बस थोड़ा सा ही कंट्रोल कर सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं विज़र्ड किंग को बीच में आना पड़ता है और वो एक ही झटके में उस डीमन के अटैक को रोक देते हैं। गाइस, मुझे पता है कि आप लोग क्या सोचे हैं। आप यही सोचे हैं ना कि विज़र्ड किंग आखिरकार इतने बड़े कैसे हो गए, वो भी एकदम से। ये इस वजह से हुआ क्योंकि विज़र्ड किंग ने डमनाटियो की पावर को अपने साथ मिलाकर अपनी बॉडी को 10 साल आगे कर दिया है, पर वो इस पावर को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही यूज कर सकते हैं। तब डमनाटियो और विज़र्ड किंग फिर से उस डीमन पर हमला करने लगते हैं, पर हम देखते हैं विज़र्ड किंग का टाइम खत्म हो जाता है और सभी लोगों को लगता है कि ये उनका अंत है। और तभी एंट्री होती है हमारे हीरो आस्था की, जो कि डेविल यूनियन को यूज करके उस डेविल के हमले को रोक देता है। तब यहाँ डांटे यूनो को चिढ़ा रहा होता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अब क्लोवर किंगडम को कोई नहीं बचा सकता, पर यूनो उसे हंसते हुए बताता है कि अभी भी क्लोवर किंगडम में एक ऐसा पर्सन है जो कि उन्हें रोकने की ताकत रखता है। और यहाँ हम देखते हैं आस्था की एंटी मैजिक को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर अभी भी आस्था को पूरी पावर नहीं मिली होती क्योंकि वो डेविल यूनियन को सिर्फ 5 मिनट तक ही यूज कर सकता है, जिस वजह से वो समय न गवाते हुए उस डीमन की तरफ बढ़ने लगता है। तब सभी लोग आस्था को डेविल समझने लगते हैं, जो कि उन्हें दूसरे डीमन से बचाने आया है, पर आस्था के साथी उन्हें बताते हैं कि वो और कोई नहीं आस्था है, जो कि यहाँ का मैजिक नाइट है और वो उन्हें बचा कर रहेगा। तब क्लाउस भी आस्था को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे चीयर करने लगता है। तब आस्था को एंशिएंट डीमन पर अटैक करते हुए देखकर विज़र्ड किंग सोचते हैं एंशिएंट डीमन के पास बहुत ज्यादा मैजिक है, जिस वजह से वो किसी भी मैजिक को रिपेल कर सकता है और लगातार हमला कर सकता है, पर इसी रीजन की वजह से ये आस्था के एंटी मैजिक को नहीं रोक सकता। तब हम देखते हैं आस्था उस डीमन को बीच में से चीर देता है, जिस वजह से वाइस कैप्टन नैच के डीमन गिमोडले को ये एहसास हो जाता है कि अगर आस्था ऐसे ही करता रहा
तो वो एक दिन वाइस कैप्टन नेच से भी आगे निकल जाएगा। और यहाँ सभी लोग आस्था की इस जीत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब आस्था भी स्पेड किंगडम की तरफ निकल जाता है और तभी हम देखते हैं आस्था की डेविल यूनियन के 5 मिनट खत्म हो जाते हैं, जिससे कि वो नीचे गिरने लगता है। तभी फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था को बचा लेता है और आस्था सीधा जाकर ब्लैक बुल के बेस पर जा गिरता है। तब वेनेसा कहती है, तो तुम अकेले ही स्पेड किंगडम जा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तब आस्था ब्लैक बुल्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ हम देखते हैं डीमंस ने स्पेड किंगडम पर हमला कर दिया होता है और रेजिस्टेंस अपने लोगों को बचाने के लिए उनके साथ लड़ रही होती है। तो राल्फ और उसकी टीम रेजिस्टेंस का साथ देने आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं राल्फ के स्लो मैजिक और सैली के जेली मैजिक की मदद से वो लोगों को डीमन से छुपाने लगते हैं और वोल्टोस के स्पेशल मैजिक से वो उन्हें वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तो सैकी सोचता है, वैसे तो यहाँ पर मेरा ये काम है कि अगर कोई भी डीमन हमारे काम में बाधा बनता है तो मुझे उसे ठिकाने लगाना होगा, पर प्लीज कोई भी डीमन यहाँ पर मत आना। तो हम देखते हैं डीमंस रेजिस्टेंस पर भारी पड़ रहे होते हैं और तभी कैप्टन वर्मिलियन अपने सैलेमेंडर के साथ उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और उन सभी डीमंस को जला देते हैं। पर हम देखते हैं अभी भी डीमंस की तादाद बहुत ज्यादा होती है और वो लोग राल्फ और उसके साथियों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे कि उन सभी की फट जाती है। तो रेजिस्टेंस अपना पूरा दम लगाकर उन डीमंस को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो डीमंस उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि अचानक से एक रोशनी उन डीमंस को उड़ा देती है और उस रोशनी से सिर्फ उन डीमंस को ही नुकसान होता है। तब हम देखते हैं ये कारनामा नोवेल और उसकी टीम का होता है, जो कि एवेंजर्स की तरह वहाँ पर एंट्री मारते हैं। तो गाइज, अगर आपको ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 170 याद होगा तो कुछ मैजिक नाइट्स और हर्ट किंगडम के स्पिरिट गार्डियंस एल्व्स के शहर चले गए थे, जहाँ पर वो आगे की लड़ाई की ट्रेनिंग करने वाले थे। और अब हमें उसी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हम एक ड्राइड को देखते हैं जिसे पहले से पता होता है कि अंडरवर्ल्ड का गेट बहुत जल्दी खुलने वाला है, जिस वजह से एल्व्स के उस न्यू किंगडम को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए वो सभी लोग ये तय करते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अल्टीमेट मैजिक सिखाएंगे, जो कि उन्हीं के मैजिक का एडवांस वर्जन होगा। तब ड्राइड उन्हें यह भी बताती है कि वैसे तो एल्व्स के अलावा वो मैजिक कोई नहीं यूज कर सकता, क्योंकि जैसे कि आपको याद ही होगा कि वो एल्व्स ही है जिनके पास सबसे ज्यादा मैजिक होता है और ह्यूमंस उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पर क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने हर्ट किंगडम में ट्रेनिंग की होती है, तो उन सभी का मैजिक ट्रू मैजिक में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिस वजह से उनके अंदर नेचुरल मोना फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। जिस वजह से ड्राइड को लगता है कि वो सभी लोग उस ट्रू मैजिक की मदद से अपने सोल्स को माना के और ज्यादा करीब लेकर जा सकते हैं, जिससे वो अल्टीमेट मैजिक को हासिल कर सकते हैं। तब यहाँ नोवेल और उसकी टीम अपनी ट्रू मैजिक की मदद से सभी डेविल्स पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं हर्ट किंगडम के माना मेथड की मदद से वो हमला सिर्फ डेविल्स पर असर करता है और सारे ह्यूमंस बच जाते हैं, जिसे देखकर हमारी सैली बहुत ज्यादा पागल हो जाती है और उन सभी पर रिसर्च करने के लिए तड़पने लगती है, ताकि वो ये जान सके कि ये मैजिक कैसे काम करता है। और तभी वहाँ पर कुछ और डेविल्स भी आ जाते हैं, जो कि बाकी डेविल्स को मारने लगते हैं और हम देखते हैं वो डेविल्स दूसरे डेविल्स से एक रैंक ऊपर होते हैं। तब लक को ड्राइड की बात याद आती है, जिसने उससे कहा था कि वो लोग लो लेवल डीमंस को तो बड़े आराम से हरा सकते हैं, पर प्रॉब्लम तो तब शुरू होगी जब वहाँ पर मिड लेवल और उसके हायर लेवल के डेविल्स आएंगे। पर हमारा लक इन बातों से कहाँ रुकने वाला है। वो तो इन लोगों को देखकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और ये तय करता है कि वो ये देखकर रहेगा कि उसका अल्टीमेट मैजिक आखिरकार कर क्या सकता है। और तब हम देखते हैं एक डेविल उन लोगों पर हमला करने लगता है और लक बड़ी तेजी से जाकर उस डेविल का हाथ ही काट देता है, जिसे कोई भी नहीं देख पाता। और हम देखते हैं पलक झपकते ही लक बाकी डीमंस का भी सिर उड़ा देता है और तभी अचानक से स्पेड किंगडम का कैसल टूटना स्टार्ट कर देता है और किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कैसल जल रहा है या फिर फ्रीज हो रहा है। तभी लक को एहसास होता है कि अंदर कुछ ऐसा है जिनसे वो लोग पंगा नहीं ले सकते। और यहाँ हम देखते हैं कैप्टन नेच की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। और गाइस, इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा है। और गाइस, आपने लास्ट टाइम 1 लाख का टारगेट तो नहीं आपने कंप्लीट किया, तो आपको मैं दोबारा से ये टारगेट देता हूँ कि जैसे इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो पहले से ज्यादा बड़ी लाएंगे। आई होप इस बार जो सा हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।